नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। दी प्लेटफॉर्म का जो ग्रुप डी का वॉल्यूम 4 आया है, इसका हम जीके प्लस जीएस का सेट नंबर 5 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके प्लस जीएस ग्रुप डी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 के नाम से, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा व्यय वाणिज्य के मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है ये क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोवाट आवर होता है, यानी कि किलो वाट आवर यानी कि किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना बराबर होता है, इसके बराबर क्या होता है वो भी याद रखिएगा। 3.6 इंटू द पावर 10⁻6 जूल होता है, यानी कि 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक जो होता है वो भी याद रखिएगा, एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 kg तथा 4 kg है, जिसकी गतिज ऊर्जाएं समान होती हैं। दोनों वस्तुओं के रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए, रैखिक संवेग के परिणाम की बात कर रहा है। परिणाम का अनुपात हमारे पास क्या दिया है, क्या कि द्रव्यमान क्या दिया है, 1 किलो और 4 किलो दिया है। देखिए क्या होता है, P बराबर, अगर रेखीय संवेग की बात की जाए, ठीक है, तो P बराबर √2mk होता है। क्या होता है, √2mk। यानी कि अगर देखा जाए तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √mk होता है। क्या होता है, √mk। अगर दो है, यहाँ पे दो द्रव्यमान दिया गया है, तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट द्रव्यमान के ये होता है। गतिज ऊर्जा अगर समान होता है तो ये किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे निर्भर करता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि P1 बट्टा P2, यानी कि हम कह सकते हैं √m1 बट्टा √m2, यानी कि कह सकते हैं कि 1 बट्टा √1 बट्टा √4। तो √1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और √4 का वैल्यू 2, यानी कि अनुपात में देखा जाए तो 1:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिशियन प्लस 2.5 डायमीटर क्षमता वाले निवारक लेंस का सुझाव देता है, इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्टिशियन जो है अगर ये सुझाव देता है तो उसका क्या अर्थ होता है। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/p, या कहिए P बराबर 1/f होता है। तो 1/p यानी कि 1/2.5, यानी कह सकते हैं 0.4 मीटर। बात को समझिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब 0.25 डायमीटर क्षमता वाले निवारक लेंस का सुझाव देता है, इसका अर्थ है कि लेंस दो उत्तल लेंस का संयोजन है, जिसकी क्षमता जो है क्या है, 2 डायमीटर है, 2 डायमीटर है, ठीक है, यानी कि 2D है। तो ऑप्शन ए ही, लेंस दो उत्तल लेंस का संयोजन है जिनकी क्षमता क्या हो जाएगी, 2.5, क्षमता 2D हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक स्रोत 1 मिनट में 3000 कंपन करता है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी। आवृत्ति पूछ रहा है कि आवृत्ति क्या हो जाएगी। तो 3000 कंपन करता है, 3000 कंपन एक स्रोत 1 मिनट में अगर 3000 कंपन करता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो आवर्तकाल आवृत्ति की बात की जाए तो 3000 कंपन करता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है जी, 60 सेकेंड। तो 60 से भाग दीजिए, 100 6 से कट जाएगा, यानी कि 50 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा, भी बराबर क्या होता है, एन लेमडा होता है, आवर्तकाल का मान होता है 1/n, ये भी चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो जितने भी शुद्ध धातु होता है उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वह दो स्थान जिन पर एक वस्तु को उस वस्तु के 4 गुना माप का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए रखा जा सकता है। कितना है जी? अवतल दर्पण का त्रिज्या जो है 40 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर कह सकते हैं माइनस का 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को अगर हम 40 सेंटीमीटर तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? -40/2 यानी कि माइनस का 20 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब के अगर संदर्भ में देखा जाए तो m बराबर क्या हो जाएगा? -v। m क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो m बराबर अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब के संदर्भ में अगर हम देखें तो m बराबर क्या हो जाएगा? f/f-u। कितना दिया है? m का मान 4। तो माइनस का 4 बराबर माइनस का 20 माइनस का 4, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? माइनस का भी 20, ये 40 क्या हो जाएगा? माइनस का 4u, उसके वस्तु के 4 गुने के माप को प्रति, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 4u होगा। ये आपका 4u हो जाएगा। ठीक है, तो रुकिए 1 मिनट। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमारे पास क्या हो रहा था। चलिए आर अगर 40 सेंटीमीटर है तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा? माइनस का 40/2 यानी कि माइनस का 20 सेंटीमीटर। जब नेगेटिव होगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो एम नेगेटिव होगा। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एफ माइनस का यू होगा। एम कितना है? 4, तो माइनस का 4। एफ हमारे पास कितना है? 20, तो माइनस का 20 एफ -20 माइनस ये माइनस का यू है, ये क्या है? ये यू है। तो माइनस का 20 माइनस का यू, जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 चौक 80 यानी कि माइनस का 80 प्लस 4u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4u बराबर माइनस का 20। क्या हो जाएगा? माइनस का 20। अब 80 इधर माइनस है, माइनस का 20 यानी एफ माइनस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ये 80 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, यानी कि 4u बराबर माइनस का 80 माइनस का 20 यानी कि माइनस का 100। 4u बराबर माइनस का 100, तो u का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 25, माइनस का 25 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? u का मान 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर अगर आभासी प्रतिबिंब के संदर्भ में देखेंगे तो m क्या हो जाएगा? प्लस होगा। जब m प्लस होगा तो यही इक्वेशन रखेंगे, 4 बराबर माइनस का 20 यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का u, ये हो जाएगा 20 का 80 माइनस का 80 प्लस 4u बराबर माइनस का 20, तो ये 80 उधर प्लस हो जाएगा तो 80 में से 20 गया 60। अब 4u बराबर 60 होगा तो u का मान 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा शहर नदी के किस तट पर स्थित है? तो ये आपका यमुना नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ये आपका उड़ीसा है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बॉक्साइट शब्द की उत्पत्ति का संबंध कहाँ से है? तो फ्रांस से है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर बिरजू महाराज का 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य में लब्ध प्रतिष्ठित नर्तक थे? तो ये आपका कथक में थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथों में बैटरियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग किया जाता है धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या होता है जब उसके समानांतर अगर करेगा
उसके दिशा के समानांतर अगर एक इलेक्ट्रॉन करता है तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ 20 ग्राम पानी में जो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर है डाली जाती है तो पानी का परिणामी तापमान क्या हो जाएगा। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि बर्फ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा क्या होता है, गुप्त ऊष्मा प्लस बर्फ के पिघलने के उपरांत उस जल में तापमान में जो वृद्धि होता है हम उसे कैसे निकालते हैं, ml प्लस ms डेल टी, यानी टी क्या होता है, मिश्रण होता है। तो 5 ग्राम का बर्फ जो है, 5 ग्राम का बर्फ, एल का मान क्या लेते हैं हम 80, तो वो आपका हो जाएगा 5 गुना 80 प्लस एम कितना है 5 गुना डेल टी 1 इंटू टी माइनस 0। ठीक है, ठीक है। अब इस पे देखेंगे, उसके बाद फिर हम निकालेंगे क्या नाम है 45 डिग्री सेल्सियस पर जल के द्वारा ऊष्मा का जो क्षय होगा वो ms डेल टी होगा। क्या होगा वो ms डेल टी होगा। ms डेल टी होगा किस पे, तो 20 ग्राम पे। तो ये आपका 20 गुना 1 इंटू 45 डिग्री माइनस टी। एक इक्वेशन हमारा, एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन ये बनेगा, यानी कि 2 इक्वेशन बनेगा। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम इक्वल करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को इक्वल करेंगे तो हमारा सेल्सियस क्या नाम है निकल के आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 5 गुना 80 प्लस 5 गुना 1 इंटू टी माइनस 0 इक्वेशन 1। कब, जब 0 डिग्री से, जब 20 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा जो होगा उस पर। अब 45 डिग्री सेल्सियस पे ms डेल टी क्या लेंगे हम, जल के द्वारा ऊष्मा का क्षय, तो 20 गुना 1 इंटू 45 माइनस टी होगा। तो ये दोनों इक्वेशन का आप बराबर करेंगे तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस का आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था। तो सिस्टेमा नेचुर जो है ये पुस्तक जो है कैरोलस लिनियस द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मसूरों में खून आना डैश से संबंधित होता है। तो मसूरों में खून आना जो होता है ये स्कर्वी से संबंधित होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। केले का वंश विस्तार डैश द्वारा होता है। तो केले का वंश विस्तार जो होता है शकर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, शकर द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो किसने किया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दादाजी भाई नेहरूजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है और दादा भाई नेहरूजी की पुस्तक, प्रमुख पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया है। चलिए अगला प्रश्न है, केरल भारत का डैश तटीय राज्य है। तो केरल जो है भारत का दक्षिण पश्चिम तटीय राज्य है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और हाल ही में लॉन्च किए गए इंद्रधनुष 4.0 को उद्देश्य किस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है। तो बच्चे और गर्भवती महिला दोनों के लिए है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही कंटिन्यू आप सभी के लिए वीडियो जो है बनाता रहूं। चलिए अगला प्रश्न है कि गन्ना में डैश पाया जाता है। तो गन्ना में क्या पाया जाता है, तो गन्ना में ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज दोनों पाया जाता है, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कभी कभी पूछ लेता है तो C6H12O6 होता है, यह स्वाद में मीठा होता है। चलिए अगला प्रश्न, लिवरवॉर्ट क्या होता है। तो लिवरवॉर्ट जो होता है ये ब्रायोफाइट्स होता है, निम्न ब्रायोफाइट्स होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि डैश रेशेदार संयोजी उत्तक हैं जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। तो स्नायु जो होता है रेशेदार संयोजिक उत्तक होता है जो कि जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। चलिए मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती हैं। कितनी मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है
तो इससे होने वाली दुर्गंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके जीवाणुविक अपघटन के कारण होती है? तो किसके जीवाणुविक अपघटन के कारण होता है? तो यूरिया का अमोनिया में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों में बढ़ने में सहायक होता है। तो बच्चों को बढ़ने में सहायक कौन होता है? तो सोमेटोट्रोपिन जो होता है ये बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला डैश शैली में होती है। तो किस शैली में होती है? तो उत्तर भारतीय शैली में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ क्या है? तो एनएसएसओ जो है ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनएसएसओ की स्थापना की बात की जाए तो 1950 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था जिसने भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश रंग में बदल देता है। तो क्षार जो होता है ये सार्वत्रिक सूचक रंग को नीले रंग में बदल देता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वत्रिक सूचक पीएच सूचक होता है जो विलयन की अम्लता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 85 ग्राम Cr2S3 में क्रोमियम के कितने मोल होंगे? क्रोमियम 52 S32। अब देखिए इसका कैसे हम निकालेंगे। Cr2 यानी कितना है? Cr2 2 है तो 52 गुना 2, S3 है यानी कि 32 गुना 3। अब इसको दोहरेंगे 52 गुना 104, अब 32 3 3 दूनी 6 3 9 यानी कि कितना हो जाएगा? 200। ये 200 इसका क्या हो जाएगा? अनुभार हो जाएगा। तो हमको क्रोमियम का मोल की संख्या तो दिया गया भार कितना है? तो दिया गया भार होता है बट्टे में अनुभार। अनुभार कितना हो गया? 200%। 200 और अणुओं की संख्या कितनी है? तो 2 है। 2 से काट दीजिए, ये 100 बार में कट गया यानी कि 100 हो गया ना। तो 0.085 यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संयोजित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? सबसे ज़्यादा संयोजित इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? तो हम कह सकते हैं पी में जो होता है सबसे ज़्यादा संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्लोरीन में डैश कार्बन समूह होते हैं। तो फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या जो होती है ये आपका 60 होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है। एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या जो है ये क्या निरूपित करती है? तो ये कक्षक का आकार जो होता है ये निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए भारत के संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है डिजिटल संसद ऐप। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला पियाली बसाक बनी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका मिल गया। चलिए निम्न में से कौन सी किरणें उदासीन होती हैं? तो उदासीन किरणें जो होती हैं, गामा किरणें जो होती हैं यही उदासीन होती हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं और गामा किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं और गामा किरणें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है तत्व के परमाणु भार पर आधारित है। तत्व के परमाणु भार पर आधारित है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। साइबर हमले
कि कितनी श्रेणी हैं, तो साइबर हमले की 2 श्रेणी है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर नासा द्वारा भेजा गया यान कौन था, तो मंगल ग्रह पर नासा द्वारा भेजा गया यान जो है फोनिक्स है। क्या है, फोनिक्स है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोनिक्स को 4 अगस्त 2007 को भेजा गया था यूएसए नासा के द्वारा। चलिए, कौन सा मंत्रालय भारत में 15-16 फरवरी 2022 में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यार्क पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है, तो किसने किया, तो कृष्णदेव राय ने, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है, टेलीस्कोप का नाम क्या है, तो टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी 1950 में स्थापित निर्वाचन आयोग के 61वें स्थापना वर्षगांठ पर 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। चलिए, और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे प्राप्त हुआ है, ये बालकृष्ण दोषी को प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए।